इधर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली अमेरिका की नामी कंपनी ओपन एआई के सीईओ ने यूरोप में काम बंद करने की धमकी देने के बाद यू टर्न ले लिया। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कानून बना रही है। इसी बात पर भड़ककर ओपन एआई के सीईओ ने पहले कहा था कि अगर कानून ज्यादा ही सख्त हुआ तो उनकी कंपनी यूरोप से निकल जाएगी। लेकिन जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बयान पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया तो वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने विवाद से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ट्विटर पर लिख दिया कि कंपनी यूरोप में काम जारी रखने के लिए उत्सुक है और उसका यूरोप से निकलने का कोई प्लान नहीं है। ओपन एआई वही कंपनी है जिसका बनाया एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्मार्ट तकनीक से चलने वाले प्लेटफॉर्म की चुनौतियों से पूरी दुनिया दो चार हो रही है, इसलिए कई देश उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में फटे ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने से दहशत फैल गई। ज्वालामुखी से लगातार राख और धुआं निकल रहा है, जो हवा के रुख के साथ और खतरनाक होता जा रहा है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ये नहीं, ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से डराने वाले हालात बन गए। प्रशासन को आसपास के इलाकों में स्कूल तक बंद करने पड़े, क्योंकि दावा यह किया गया कि ज्वालामुखी के 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये ज्वालामुखी मेक्सिको के पुएब्ला में फटा, जो 15 मई से ही धधकने लगा था, और अब उससे निकलने वाली राख और धुआं आफत बन चुके हैं। लगातार हो रहे विस्फोट ने तो लोगों की हालत और खराब कर दी, क्योंकि इसकी वजह से मेक्सिको सिटी में कई विमानों को रद्द करना पड़ा, जबकि कुछ ने देरी से उड़ान भरी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गीत गाने के दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पार्षद और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए, क्योंकि आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए थे, जिसके बाद लोगों से खचाखच भरे हॉल के अंदर पहले धक्का मुक्की शुरू हुई, फिर नौबत मारपीट तक आ गई। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एआईएमआईएम पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकाल दिया। वहीं बीजेपी नेताओं के भी इस मामले में तेवर तल्ख दिखे। वंदे मातरम का गान आज नहीं तो कल तो करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गाने के दौरान एआईएमआईएम के पार्षद कुर्सी पर ही बैठे रहे, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों और कार्यकर्ताओं को गुस्सा आ गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। उधर आर्मेनिया अपने दुश्मन अजरबैजान के खिलाफ दो देशों के बीच विवाद सुलझाने वाली यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। उसने कोर्ट से अपील की कि वो आर्मेनिया से नागोर्नो कराबाख तक जाने वाले लाचिन कॉरिडोर नाम की सड़क से अजरबैजान का ब्लॉकेड हटवाए, जो कि अजरबैजान ने पिछले महीने से लाचिन कॉरिडोर की एंट्री पर लगाया हुआ है। और लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, इसलिए आर्मेनिया को नागोर्नो कराबाख तक पहुंचने के लिए लाचिन कॉरिडोर की जरूरत है। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं, इसलिए आर्मेनिया की वहां जान बसती है। यही वजह है कि वो चाहता है कि अजरबैजान लाचिन कॉरिडोर को खोल दे। इस बीच इटली के नौसैनिकों ने भूमध्य सागर में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उसने 2 दिनों के अंदर करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि सवार सभी लोग लीबिया से निकले थे, जो भूमध्य सागर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए इटली के नौसैनिक पहुंचे और रात में ही उन्होंने उनका रेस्क्यू किया। भूमध्य सागर में फंसे सभी लोगों की मदद करने के लिए नौसैनिक पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और उन्होंने उन्हें दूसरी नाव पर शिफ्ट किया। इटली के नौसैनिकों ने रात में 650 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। इससे पहले उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी, लेकिन 500 लोगों से भरी एक नाव अब भी लापता होने की खबर है कि लापता नाव में 45 महिलाएं और 56 बच्चे सवार थे, जिनकी तलाश जारी है। इटली की तरफ से इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, क्योंकि अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। उधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर इजराइल की सेना की रेड ने जंग की शक्ल ले ली। बताया गया कि छापे से भड़ककर फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं इजराइल ने भी एंटी टैंक मिसाइलें चला दी और इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त झड़प शुरू हो गई। बताया गया कि इजराइल ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया क्योंकि वो कैंप में छिपे चरमपंथियों को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन इजराइल के एक्शन पर आग बबूला फिलिस्तीनियों ने टायर फूंक दिए। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इजराइल के सैनिकों पर पेट्रोल बम दे मारे। जवाब में इजराइल की सेना ने भी लोगों पर फायरिंग कर दी। इस हिंसा में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। इधर द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दावा किया कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और उनका मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। तो सच की आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वसीम रिजवी हैं, जो 2021 में हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए थे। उन पर द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के जरिए पश्चिम बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया।
उधर एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बताया कि उसे अपनी बनाई ब्रेन चिप को अमेरिका में इंसानों पर टेस्ट करने की मंजूरी मिल गई है। एलॉन मस्क का ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगर कामयाब हो गया तो दिव्यांग लोग भी हिलडुल पाएंगे और बातचीत कर सकेंगे। बल्कि एलॉन मस्क का प्लान तो यह तक है कि उनकी कंपनी की वायरलेस ब्रेन चिप से लकवे का भी इलाज हो सके और जो लोग जन्म से नहीं देख सकते उनकी आंखों की रोशनी भी वापस लाई जा सके। बताया गया कि एक सिक्के की साइज की यह चिप इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से लिंक कर देगी। इस चिप को दिमाग में फिट करने पर वो दिमाग में पैदा होने वाले हर सिग्नल को समझ लेगी और फिर ब्लूटूथ के जरिए सारी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल जैसे डिवाइसों को पहुंचा देगी। इससे दिव्यांग लोग अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। एलॉन मस्क की कंपनी बंदरों में इस चिप का ट्रायल कर भी चुकी है। उसने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी जिसमें कुछ बंदर जिनमें ब्रेन चिप फिट थी वो प्रेजेंटेशन में वीडियो गेम खेलते नजर आए थे। इस बीच एक दिन पहले अचानक ट्विटर के ठप होने के बाद उसके एक बड़े अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटना तब हुई जब एक दिन पहले ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस का इंटरव्यू ले रहे थे। तभी अचानक किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्विटर ठप हो गया, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए ट्विटर के इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख फुआद दाबीरी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। क्योंकि एक दिन पहले ट्विटर में जो तकनीकी खराबी आई उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताया गया। और जब ट्विटर ठप हुआ उस वक्त खुद ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉन डिसेंटिस का इंटरव्यू ले रहे थे और जैसे ही उन्होंने दावेदारी का ऐलान किया ट्विटर बंद हो गया, जिसके बाद पूरे अमेरिका में एलॉन मस्क की आलोचना होने लगी थी। इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को अहंकार छोड़ देने की नसीहत दे दी। असल में एक रोज पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता पर बुरी तरह भड़क गए थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दिग्विजय सिंह को अहंकारी बता दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और मुसलमानों से माफी मांगने की मांग कर दी। दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक रूप से बुरहानपुर के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए। असल में एक रोज पहले बुरहानपुर जिले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुस्से में अपनी ही पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मोहम्मद अबरार को मंच से उतार दिया था। ऐसा ठीक है, आपको जाना चाहिए, बैठना तो बैठिए। जिसके बाद वो बैठक छोड़कर चले गए, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी को दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी तंज भरा ट्वीट करके पलटवार किया। इस बीच कोरिया की चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने उसकी सीमा के पास साझा सैन्य अभ्यास किया, जो दोनों देशों के बीच सैन्य गठबंधन के 70 साल पूरे होने पर किया गया, जिसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों ने लाइव फायरिंग का अभ्यास किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच ये सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस है, जो साल 1977 से शुरू हुई थी और अब तक दोनों देशों के बीच 11 बार मिलिट्री ड्रिल हो चुकी है। यानी एक तरह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को हद में रहने की चेतावनी दी है। और ये अभ्यास किम जोंग उन के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि वो आए दिन दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते रहते हैं। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ वासिम मुनीर ने बिना नाम लिए इमरान खान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। वो इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान के सैनिकों के शहीदी दिवस के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने दो टूक कह दिया कि जिन लोगों ने सेना के स्मारकों को नुकसान पहुंचाया उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप भी लगाया और ये चेतावनी दी कि सेना के अपमान को ना तो सेना भूलेगी और ना ही पाकिस्तान की जनता। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि इस साजिश को रचने वाले लोगों का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में सेना के स्मारक और सेना के अफसरों के घरों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस बीच दावा किया गया कि पाकिस्तान हमले के डर से अब तुर्की से अपने टैंकों के लिए सुरक्षा कवच खरीदने जा रहा है, जिसके लिए पिछले महीने पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों ने तुर्की का दौरा भी किया। दावा है कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत मिसाइल हमले कर उसके टैंकों को तबाह कर देगा, जिससे बचने के लिए वो तुर्की से एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम खरीदने जा रहा है, जो टैंकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। असल में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टैंकों के ऊपर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है, जिसमें लगा रेडार टैंकों की तरफ 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने वाली मिसाइलों तक को भांप सकता है। इसके बाद उन्हें रोकने के लिए दूसरी तरफ से मिसाइलें चलाई जाती हैं, जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देता है, ताकि टैंक को कोई नुकसान न पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पहले इसकी डील यूक्रेन से कर रहा था, लेकिन जंग की वजह से ये नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने इसके लिए तुर्की से मदद मांगने का फैसला लिया।